मतलब जो पर्दे पर आते हैं उनके चेहरे के साथ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन चेहरों का जो पूरा खाका हमारे सामने बनता है उसको तैयार करते हैं, उस ढांचे को तैयार करते हैं। और इसीलिए जब सैयारा सबने सुना यहां पर तो सब समझे कि अच्छा सैयारा को बनाने वाले इरशाद कामिल आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपका श्वेता जी, और आज तक का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सबसे मिलवाने के लिए। सैयारा इतनी बड़ी हिट होगी, इतना घर घर में गुनगुनाई जाएगी, आपको यकीन था? यकीन नहीं था। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का सबसे ज्यादा जो क्रिएटिव पार्ट होता है वो उसका डर होता है। वाह। वो डर इस वजह से कि वो सब कुछ उसमें डाल देना चाहता है जिससे ये यकीन आ जाए कि अब ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंच पाता, तो वो और मेहनत और मेहनत और मेहनत करता जाता है और फिर कुछ चीजें निशाने पे लग जाती हैं और कई बार छूट जाती हैं। और जब कोई चीज निशाने पर लग जाए तब क्या वो उस समय उससे संतुष्ट हो गया, खुश हो गया कि हो गया, मैं हिट हो गया, मुझे जीवन भर के लिए एक ऐसा काम मिल गया है, या फिर उससे आप और ज्यादा जोश के साथ और ज्यादा ऊर्जा के साथ जुनून के साथ लगते हैं, या फिर इसका कोई लेना देना नहीं होता? जी नहीं, ये बिल्कुल वैसी एक जैसे क्लास है। एक क्लास में आप पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आप उसमें फर्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद फिर उसी क्लास में दाखिल हो जाते हैं। अब अगली पिक्चर आ जाती है। अगली पिक्चर में आपको उस तरह का काम करना होता है जिस तरह का काम की आपसे उम्मीद की जाती है। एक जिम्मेदारी आती है एक कामयाबी के साथ। मैं चूंकि आप यहां पर हैं, आपके शब्द आपके पास हैं, और मैं बहुत ज्यादा सवालों में शुरुआत में तो नहीं उलझाऊंगी, मैं आगे आपसे सवाल करूंगी। आप से मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगी, चूंकि हमारे सभी दर्शक यहां पर आपके काम को सुनकर समझकर यहां बैठे हैं, आपसे कुछ सुनाने के लिए सबसे पहले गुजारिश करूंगी। चलिए ठीक है। आपकी जो सबसे पसंदीदा रचना, कुछ होता है ना, कुछ शब्द हमेशा दिमाग में गुथे रहते हैं। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। वाह। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। क्या बात। मैं जी रहा हूं किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूं किसी नाजनी के हल्के में। हल्का क्षेत्र को कहते हैं। मैं जी रहा हूं किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूं किसी नाजनी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। क्या बात है, ढूंढ न लाए कोई। वाह। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए, वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यूं ही नहीं आपको शैलेंद्र और साहिर की पीढ़ी का कि उस जॉनर का गीतकार कहा जाता है। कैसा लगता है जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है? जैसा मैंने कहा, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन साथ साथ ये भी लगता है कि कुछ वैसा काम करना एक जिम्मेदारी भी है जी। और जिस तरह से साहिर साहब या शैलेंद्र साहब काम कर रहे थे अपने दौर में, आज के जमाने में मुझे लगता है उस तरह का काम करना एक अलग से ज्यादा मेहनत मांगता है। वो इस वजह से शायद उन दिनों उस तरह उतना कॉमर्स हावी नहीं था फिल्मों पे। कला और कॉमर्स का जो एक तालमेल था वो बड़ा सही तालमेल था। अभी में भी थोड़ा सा इस तरह से हुआ है कि आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मतलब उनको, साहिर साहब को ये नहीं प्रेशर होगा कि अरे कुछ ऐसा लिखो यार जिसकी रील भी बन जाए। ये प्रेशर आज है। ये इस वजह से प्रेशर है क्योंकि ये एक बड़ी जो होना भी चाहिए, जो जरूरी है, क्योंकि आपको पहुंचना है।
आपको अपनी बात पहुंचानी है। अभी बात पहुंचाने के जरिए बदल गए हैं, अभी बात पहुंचाने के तरीके बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो जिम्मेदारी और वो मेहनत और वो क्या कहते हैं आपका ज्यादा जोर ज्यादा लगता है। पर कभी कोई ऐसी फरमाइश आपसे की गई लिखते हुए कि मुझे ऐसा चाहिए जो आपको लगे कि मैं ये मेरी कलम से कहां से निकालूं? ऐसी फरमाइश होती नहीं है। मतलब ऐसी फरमाइश इस वजह से नहीं होती कि आप उस दुकान पे जाते हैं जिससे आपको पता होता है कि यहाँ यही सामान मिलता है। तो मुझ तक जो डायरेक्टर पहुंचते हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं या जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करता हूं, प्रोड्यूसर्स, उनको पता है कि इरशाद कामिल का फ्लेवर ये है। इरशाद कामिल रॉक स्टार दे सकता है, इरशाद कामिल जब भी मेट दे सकता है, इरशाद कामिल रांझना दे सकता है या तेरे इश्क में दे सकता है। तो इस तरीके का फ्लेवर इससे लेना चाहिए। सबसे मुकम्मल आपकी जो रचना है वो किसको मानते हैं आप? अब मुकम्मल रचना तो मुश्किल है, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज सबसे मुकम्मल है। पर यह है कि मैं अपना गाना कौन सा सुनता हूं, मैं करने के बाद, लिखने के बाद, कई बार जनरली क्या होता है, आपको अपने काम में ना बहुत खामियां नजर आने लगती हैं कि अरे यार यहाँ ये कर देता तो बड़ा अच्छा होता, यहाँ ये लिख देता तो बड़ा अच्छा होता। कि देखिए, इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। वाह, इरशाद। बिन लफ्जों के बात सयानी करता है, बिन लफ्जों के बात सयानी करता है, चुप रह के हालात बयानी करता है। मैं तिनका बन दरिया में गिर जाता हूं, बाकी जो करता है पानी करता है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। राइटर्स ब्लॉक जिसको हम सब कहते हैं ना, कि समझ ही नहीं आता है कि हम पहला शब्द क्या लिखें, पहला शब्द लिख दिया तो कहां पर जाकर फंस जाए, वो आपके साथ भी होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है खाली कागज जो होता है ना श्वेता जी, वो एक कैनवस की तरह होता है। कोई भी पेंटर होता है वो पहले ये सोचता है कि मैं कौन सा ब्रश उठाऊं और कौन सा रंग चुनूं कि ये पहली लाइन लग जाए। पहली लाइन, और पहली लाइन नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये समझने की होती है, पहला डॉट होता है, एक डॉट लाइन बनता है, एक बिंदु रेखा बनता है। तो एक शब्द है, जिस शब्द से कहानी बनती है, वो पहला शब्द क्या हो और वही पहला शब्द हो, ये कौन तय करेगा? ये आप ही तय करेंगे, वही पहला शब्द होगा। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। क्या बात। तो कौन से लफ्ज से कहां बात निकलेगी और कौन सा शब्द आगे चल के अपने मायने बदल लेगा, आपको उस वक्त नहीं पता होता। लेकिन वही बात होती है ना कि जब आप तिनका बन के बहते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी लहर ऊंची जाने वाली है और कौन सी लहर उठेगी ही नहीं, उठेगी ही बस नहीं, टकरा कर लौट जाएगी वहां जी से। जी जी। जब कुन फाया कुन लिखते हैं इरशाद कामिल, तो उनका मेंटल स्पेस क्या है? ये एक स्पिरिचुअल ऐसा गीत है जो जोड़ता है, मुझे लगता है कि अपने अपने आराध्य से, अपने अपने। जी, यही दिल्ली की बात थी। रॉकस्टार शूट हो रहा था, ये कंपोजिशन बन के आ चुकी थी कुन फाया कुन, और मैं उस पर यहीं बैठा लिख रहा था एक होटल में, और यही जो डायरेक्टर थे उसको शूट कर रहे थे। रॉकस्टार दिल्ली में, आप तो जानते हैं, काफी सारा पोर्शन दिल्ली में शूट हुआ है उसका। और जब ये मैंने लिखने के बाद फिर मैं चेन्नई गया इसको रिकॉर्ड करने के लिए। लिखते हुए मुझे ये महसूस हुआ था कि ये एक इस तरह की चीज हो रही है जो कहीं पहुंच सकती है, जिसके बारे में जो मैंने कहा था ना कि कौन सा गाना, आपने पूछा था कि आपको मुकम्मल क्या चीज लगती है। मैं अगर कभी अपना कोई गाना सुनता हूं, जब मैं कहीं लोज
में होता हूँ अपने, अब थोड़ा ऐसे जिंदगी में बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जब आपको लगता है कि यार आज कुछ मन ठीक नहीं है, भारी भारी सा मन होता है, तो मैं कुन फाया कुन सुनता हूँ। और ये मैं जब लिख रहा था तब भी मैंने महसूस किया। अब लिखने के बाद क्योंकि डायरेक्टर यहाँ पे शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ हो गया, सारी चीजें, आप जाके चेन्नई जाओ और गाना रिकॉर्ड कर लो। मैं चेन्नई गया रहमान साहब के साथ। ये गाना रात मुझे याद है कि रात को 2-2:30 बजे के करीब हुए, उन्होंने मोमबत्ती जलाई और ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इसकी बहुत ही एक अकीदत के साथ, बहुत ही एक एहतराम के साथ इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और वो एक, अब उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है, एक एहसास होता है ना कि कुछ हो गया, कुछ हो रहा है, कुछ आपके अंदर एक इस तरह का एहसास आ रहा है जो आपको एक बड़ी चीज के साथ, कुदरत के साथ जोड़ रहा है। वो हमें हुआ। और मैंने निकलने के बाद फोन किया डायरेक्टर को कि मैंने कहा कि यार बहुत कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत ही अच्छी चीज कुछ हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हें आके यहाँ उसका मजा लेना चाहिए। और वो आए चेन्नई, गाना सुना उन्होंने, ये कवाली सुनी। और ये कवाली हमें इनिशियली बहुत लंबी कवाली लगी थी कि फिल्म में इतनी लंबी कवाली रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल 3 मिनट 4 मिनट ये बहुत, अरे नहीं कोई नहीं सुनेगा, पेशेंस नहीं होता। मुझे लगता है पेशेंस की कमी नहीं होती है, बात कनेक्टिविटी की होती है। जो चीज आपको छू जाती है, जो चीज आपको कनेक्ट कर जाती है, उसके लिए आपके पास वक्त ही वक्त होता है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके साथ बात करने बैठते हैं तो कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसके साथ 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो इस तरह का फील आया उस कवाली में हम सबको कि जैसा मैंने कहा कि अगर मैं ये सोच के लिखता और कि किस माहौल में, अब मैंने बहुत कमाल का लिखना है। कमाल का नहीं लिखा जाता, कमाल का कभी नहीं लिखा जाता, उस मोमेंट में बह जाना है, अपने आप को डेडिकेट कर देना है, समर्पित कर देना है। अगर आपका समर्पण स्वीकार हो गया तो आप वहां पहुंच गए, नहीं स्वीकार हुआ तो फिर कोशिश कीजिएगा। इम्तियाज अली के साथ बहुत लंबा और बहुत सक्सेसफुल एक रिश्ता आपका चला है, कैसे ये शुरुआत हुई थी और आपको एहसास था इन सालों के बीतते हुए कि ये ऐसी चीजें दर्शकों को देगा जो टाइमलेस हो जाएंगी? नहीं, ये बिल्कुल हमें एहसास नहीं था, क्योंकि इम्तियाज को मैं तब से जानता हूं, या इम्तियाज मुझे तब से जानता है जब इम्तियाज भी इम्तियाज अली नहीं था और इरशाद भी इरशाद कामिल नहीं था। बड़े अब जो चीजें हुई, जो काम हुए, या जो शायद हम एक दूसरे को समझते, उस जो आपकी संघर्ष के दिनों की दोस्ती होती है ना, वो बड़ी अलग किस्म की दोस्ती होती है। जो जान पहचान आपकी संघर्ष के दिनों में होती है, वहां वो बेबाकी होती है, जहां ना डायरेक्टर रहता है, ना राइटर रहता है। आप उस लेवल पे बात करते हैं कि अरे नहीं ऐसा कैसे होगा, ये तो बात हो ही नहीं सकती, अरे यहाँ तो गाना आना चाहिए, अरे क्यों नहीं आएगा गाना, इस तरह की बातचीत। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहली लव आजकल में एक गाना था, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है, तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चले। जब भी ऊपर वाले से नाराजगी होती है ये लाइनें मैं जरूर याद करती हूँ। तो और ये नाराज आशिक का ही गाना है। तो अभी पिक्चर फर्स्ट कट हो गया, हम पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर देखने के बाद मुझे और जो म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रीतम, उनको लगा कि यार पिक्चर का नाम लव आजकल है, इसमें कोई लव सॉन्ग तो है ही नहीं। तो कहते चलो देखते हैं अब इसमें लव सॉन्ग की जगह कहाँ पे है। अरे वहां जहां वो जाता है ना, ट्रेन में बैठ के कलकत्ता जाता है और फिर वो मिलता है, वो थोड़ा मोन्टास है, वहां 1-1.5 मिनट है, वहां पे हम ये गाना एक गाना बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम डायरेक्टर से बात करते हैं। डायरेक्टर से बात की, उसने कहा मैंने पिक्चर एडिट कर दिया भाई, मेरा शूट खत्म हो गया है, अब मतलब कैसे गाना बन सकता है। हमने कहा जगह है भाई,
तेरे पास और थोड़ा सा मोन्टाजेस का अगर मटेरियल है तो एक प्रॉपर गाना बन सकता है। एंड ही सेड के अगर गाना अच्छा हुआ तो मैं डाल के देख लूंगा यार, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अपने को गाना चाहिए। और हमने गाना बनाया, और गाना बनाने के बाद वो गाना वहां पे लगा। गाना लगने के बाद तब ये एहसास हुआ कि ये जो मोन्टाज म्यूजिकल जा रहा था गाने की वजह से कहां पहुंचा। तो एक जो मैं कह रहा था कि जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो आप एक दूसरे की को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और अपनी बात कह पाते हैं या अपनी जिद कर पाते हैं अपनी बात। तो वो शायद हम दोनों के बीच में एक दूसरे को समझने की भी कुव्वत है, और शायद एक दूसरे से के काम को सपोर्ट करने, सहयोग देने की। पर ये क्या कोई प्रोसेस होता है ऐसा कि मतलब मेलोडी पर शब्द या शब्द पर धुन कुछ ज्यादा आसान लगता हो या कुछ एक नेचुरल लगता हो कि हाँ ये तरीका सही है? ज्यादातर गाने धुनों पे ही बनते हैं, आप सब लोग जानते हैं। 99% गाने धुनों पे ही बनते हैं। कोई भी गाना ऐसा नहीं है, और हार्डली मैंने बहुत सारा काम जो भी पिछले दिनों किया या जब से मैं कर रहा हूं उसमें धुन पे हार्डली मैंने 1-2 गाने होंगे जिनको मैंने पहले लिखा होगा। कौन से हैं वो आपको ध्यान है? जी, जैसे एक गाना अभी थोड़ी देर पहले एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, उसमें तुम्हें मोहब्बत है एक गाना है जो पहले मैंने लिख लिया था। और लिखने के बाद वो इसलिए क्योंकि जब आप फिल्म के बारे में सोचते हैं, या रांझना का जब ऐसे ना देखो जब मैंने लिखा तो मैंने पहले लिख लिया कि ये किरदार इस तरह से सोच रहा है, इसको ये बात कहनी चाहिए। अब उसमें से कितना पोर्शन रखा जाता है या कितना पोर्शन नहीं रखा जाता वो अलग बात है। बेसिकली आपने इंस्पायर करना होता है म्यूजिक डायरेक्टर को या डायरेक्टर को कि ये आपकी पिक्चर की बात है। जैसे ऐसे ना देखो मैंने लिखा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं, मंदिर की सीढ़ी जैसा हूं मैं। ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं, मंदिर की सीढ़ी जैसा हूं मैं। मंदिर का हिस्सा हूं, मंदिर नहीं। पेड़ की छाया जैसा हूं मैं, पेड़ के साथ हूं, पेड़ नहीं। तुम दूर से आ रही शहनाई की आवाज, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। पतझड़ का पहला पत्ता, रेगिस्तान में खोया आंसू, नहीं मिलूंगा। पतझड़ का पहला पत्ता, रेगिस्तान में खोया आंसू, नहीं मिलूंगा। मुझे अपने आप को जिंदा रखना है ताकि तुम तक पहुंचने का जरिया बन सकूं। आने वाले समय में क्या आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं जिसको लेकर अभी बहुत उत्साहित हैं, जिसके आने की प्रतीक्षा आपको है कि ये लोगों के सामने आए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं आने वाले समय में तो मैं हर एक पिक्चर उतनी ही कोशिश के साथ करता हूँ, उतनी ही मेहनत के साथ करता हूँ। बट बात ये है कि कुछ पिक्चरें हैं जो आने वाली हैं, जैसे इम्तियाज के साथ ही पिक्चर आने वाली है, या खैर वो उन पिक्चरों के बारे में बहुत मेहनत से काम हुआ है। सबका नाम लेना मुझे ज्यादा अच्छा इस वजह से नहीं लगता, क्योंकि आप तक जैसे जैसे वो चीजें पहुंचेंगी तब आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये किस तरीके का काम है। अब अगर मान लीजिए मैंने सैयारा से पहले हमने ये काम इंटरव्यू किया होता या मैं आप लोगों से मिला होता तो शायद मैं सैयारा का भी जिक्र ना करता कि कोई इस तरह की पिक्चर आने वाली है। पर आपके भीतर का जो शायर है, जो गीतकार है, वो कभी खामोश बैठता है या हमेशा भावनाएं उमड़ती हैं अंदर? नहीं, बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। शायर बड़ा संवेदनशील किस्म का इंसान होता है, और संवेदना अक्सर आपको कई बार इस तरह की स्थिति परिस्थिति में डाल देती है जो आपके लिए बड़ी तकलीफदेह हो जाती है। वो इस तरह से कि कहीं कुछ हुआ होता है, उसका आपके साथ ताल्लुक हो सीधे तौर पे या नहीं हो, कहीं कुछ हुआ होता है, लेकिन आप भावुक हो जाते हैं, आपकी भावना आपको एक तकलीफ में डाल देती है।
तो वो शायर जो है, जो इरशाद कामिल शायर है, वो हर वक्त एक सोच में रहता है, हर वक्त एक संजीदा रहता है और हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसको नहीं पता कि उसका क्या खो गया है जिसको वो ढूंढता रहता है। क्या बात है। मैं इस सत्र के समाप्त होने से पहले, इसके खत्म होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर हम सब के लिए आप कुछ पढ़ें, मतलब मैं सुनना चाह रही हूं आपको। जी, मैं आपको सुनाता हूं। अब मुझे, चलिए मैं आपको एक बहुत पहले की लिखी हुई एक बड़ी रोमांटिक सी चीज सुनाता हूं। वो लड़की ना जाने कहां होगी जिसकी आंखों में चाहत का मझधार था, अपना दिल जिसका बेहद वफादार था। आज फिर याद आई अचानक वही जिसको भूले नहीं मेरे 14 बरस। बात बनके जो निकली ज़बां से कभी, अश्क बन के कभी जो गई है बरस। जहन के कागजों में जवां होगी, वो लड़की न जाने कहां होगी। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधा थमा के जो हाथों में कह देती थी खुद पूरा कर लेना। मेरे दिल में है क्या तुमको मालूम है, दिल की बातों से कागज को भर लेना। बातें मेरी तुम्हारी ज़बां होगी, वो लड़की न जाने कहां होगी। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। वो सरफरी हवासी कहाँ बह गई। मेरे कमरे में बिखरी किताबों पे जो लिख देती थी उन सारे ही नामों को जिनको लेके मैं उसको बुलाता था। उस पगली पे जब प्यार आता था, जाने किस अजनबी का जहां होगी, वो लड़की न जाने कहां होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कामिल जी। यहाँ पर आकर बहुत सारी चीजें जो होती हैं गीतों में सुरों में बंद कर हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो एक शायर की जुबान से अगर हम एक मंच पर सुन सकें, उससे बेहतर क्या होगा। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया।